बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे वायरस के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझ लें कि एवोल्यूशन क्या होता है। एवोल्यूशन बेसिकली हम कहते हैं कि एक जानदार कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है, कैसे बना। अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो ये माना जाता है कि हम पहले बंदर थे। ठीक है, हम पहले क्या थे, मंकीज थे। लेकिन फिर हम मंकीज से इवॉल्व हुए और हम ह्यूमन बींग्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, सो दिस इज द एवोल्यूशन कि हमारा वजूद कैसे आया। ठीक है, हम कैसे इवॉल्व हुए। जब हम बंदर हुआ करते थे, ठीक है, ये जब माना जाता है कि जब हम बंदर थे तो हमारे अंदर जो है ना काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस आई, काफ़ी सारी चेंजेस आई। फिर हम बंदर से क्या हुए, इंसान बने। ओके, सो दिस इज द एवोल्यूशन। So evolution reveals that life originated on Earth at the level of variety of molecules like DNA and protein which later on evolved into cellular life. ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि सबसे पहले जो है ना वो दुनिया में प्रोकारियोट्स आए थे। ठीक है, सबसे पहले दुनिया में क्या आए थे, प्रोकारियोट्स आए थे। ठीक है, और प्रोकारियोट में भी बैक्टीरिया आया था। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था कि जब सेल बना था तो उसमें बेसिकली क्या थे, डीएनए थे और उसमें काफी सारे प्रोटीन्स थे। ठीक है, बेसिकली डीएनए एंड प्रोटीन जो है ना ये बेसिकली सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट थे। ठीक है, in the beginning some structure emerged which lack intact cell or a living entity without cells called non-cellular living organisms such as viruses, prions and viroids। अब बेसिकली क्या था कि एवोल्यूशन के दौरान काफ़ी सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना, काफ़ी सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बेसिकली पैदा हुए जो कि नॉन सेल्यूलर थे। ठीक है, जो कि क्या थे, नॉन सेल्यूलर थे, यानी कि उनके पास सेल्यूलर कंपोनेंट नहीं थे। अब हमें पता है कि सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है एंड न्यूक्लियस होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं वायरसेस की, प्रेऑन्स की एंड वायरॉइड्स की, ये बेसिकली नॉन सेल्यूलर है, यानी कि इनके पास तमाम सेल्यूलर जो है ना वो मटेरियल नहीं होते। ठीक है, और ये चीज़ भी है कि अगर मैं वायरसेस की बात करूँ ना तो वायरसेस को बेसिकली एक लिविंग सेल की ज़रूरत होती है। ठीक है, वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि वो वायरस लिविंग सेल के पास जाता है और वहाँ से बेसिकली अपनी प्रोटीन्स बनवाता है। ठीक है, ये वायरस क्या करता है, बेसिकली सेल के अंदर जाता है। ठीक है, सपोज दिस इज अ वायरस, ये बेसिकली मैं क्या बना रहा हूँ, वायरस बना रहा हूँ। ये वायरस क्या करेगा, जाएगा सेल के पास। ठीक है, फिर सेल में दाखिल होने के बाद फिर वो जाएगा न्यूक्लियस के पास। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा कि ये न्यूक्लियस को हुक्म देगा कि भाई तू मेरी प्रोटीन्स बना। ठीक है, तो ऐसी प्रोटीन्स बना जो कि मुझे चाहिए मेरी सर्वाइवल के लिए। ठीक है, बेसिकली ये क्या करेगा, न्यूक्लियस को हुक्म देगा कि भाई तू प्रोटीन्स बना। फिर न्यूक्लियस क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू क्या करेगा, प्रोटीन्स बनाएगा इस वायरस की। ठीक है, इस वायरस की क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। बेसिकली वायरस को सरवाइव करने के लिए लिविंग सेल की जरूरत होती है। ठीक है, किसकी जरूरत होती है, लिविंग सेल की जरूरत होती है। अब वो सेल हम इंसानों का भी हो सकता है, जानवरों का भी हो सकता है। ठीक है, और इस लिविंग सेल को बेसिकली हम कहेंगे होस्ट। ठीक है, होस्ट बेसिकली ऐसा सेल, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि पैरासाइट को चाहिए होता है उसकी सर्वाइवल के लिए। अब बेसिकली पैरासाइट हम कहते हैं ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको सरवाइव करने के लिए दूसरे होस्ट पे डिपेंडेंट होना पड़े और वो होस्ट को क्या करे, नुकसान दे, लेकिन अपने फायदे के लिए वो उससे प्रोटीन बनाए। ठीक है, यानी कि आसान भाषा में समझाया जाए तो पैरासाइट क्या कर रहा है, होस्ट को नुकसान दे रहा है लेकिन अपना फायदा कर रहा है। ठीक है, अपनी प्रोटीन्स बनवा रहा है इस होस्ट से। ठीक है, दिस इज द पैरासाइट। स्टार्टिंग में जब वायरसेस बने थे ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब वायरसेस बने थे तो वो बेसिकली क्या थे, सेल से इंटेक्ट नहीं थे। ठीक है, यानी कि जैसे ही वो पैदा हुए थे तो उनके आसपास कोई भी सेल नहीं था। ठीक है, ये सपोज कीजिए अगर ये वायरस पैदा हुआ, ठीक है, ये वायरस पैदा हुआ तो इसके आसपास जो है ना कोई भी सेल नहीं थे। ठीक है, कोई भी इसके आसपास सेल नहीं थे जिसकी वजह से ये इंटेक्ट नहीं हो पा रहा था सेल से। ठीक है, लिविंग थिंग्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स, फर्स्टली लिविंग एंटिटीज और मॉलिक्यूल्स एंड सेकेंडली द कंप्लीट सेल बेस्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब बेसिकली जो जानदार होते हैं ना, लिविंग बींग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स जो होते हैं ना, उनके पास दो चीजें जो है ना वो होना लाजमी है। एक है लिविंग एंटिटीज और लिविंग मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए। ठीक है,
न्यूक्लिक एसिड हो गए, और दूसरी बात ये है कि उनके पास कंप्लीट सेल बेस्ड ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, ठीक है, यानी कि उनके पास प्रॉपर सेल होना चाहिए और उस सेल के अंदर काफी सारे मुख्तलिफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होने चाहिए, ठीक है। वायरसेस आर मेजर थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ एंड कंट्रीज इकोनॉमी, ठीक है, वायरसेस जो है ना ये बेसिकली क्या है, थ्रेट है, नुकसानदेह है ह्यूमन हेल्थ के लिए और किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ के लिए कैसे नुकसानदेह है, बेसिकली ये वायरस जाएगा ह्यूमन सेल के अंदर, ठीक है, फिर ह्यूमन सेल से वो खुद की प्रोटीन बनाएगा और ह्यूमन सेल की बेसिकली डेथ करवा देगा, ठीक है। सो वायरसेस लाइक स्मॉल पॉक्स एंड इन्फ्लुएंजा कॉजेज मिलियंस ऑफ डेथ इन डिफरेंट एरा, ठीक है। अब बेसिकली जो वायरसेस है ना, जैसे कि स्मॉल पॉक्स वायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, वायरसेस के नाम है। इन्होंने क्या किया है कि मिलियंस ऑफ पीपल की डेथ करवा दी है, ठीक है, इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। जैसे कि कोरोना आया था, आपको पता है, कोरोना की वजह से मिलियंस ऑफ डेथ हुई थी इस दुनिया के अंदर, एंड मैसिव डिक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स बाय द ईयर 2022। अब बेसिकली जब कोरोना आया था तो लॉकडाउन हो गया था, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज है ना वो भी बंद हो गई थी, फैक्ट्रीज वगैरह सब चीजें बंद हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ना वो भी रुक गया था, ओके। मेनी वायरसेस आल्सो डैमेज क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब काफी सारे वायरसेस जो है ना वो बेसिकली फसलों को भी तबाह कर देते हैं, ठीक है, एंड लाइव स्टॉक्स यानी कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं ना, डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे कि काउस हो गए, शीप्स हो गए, उनको भी बेसिकली नुकसान देते हैं, ठीक है, उनको भी बेसिकली मार देते हैं, उनकी डेथ करवा देते हैं, ओके। अच्छा, वायरसेस जो है ना वो बेसिकली लिविंग भी होते हैं एंड नॉन लिविंग भी होते हैं मुख्तलिफ कंडीशन के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब वायरसेस को लिविंग पहले क्यों बोलते हैं, उसका रीजन ये है कि वायरस रेप्लिकेट लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग होस्ट सेलुलर कंटेंट्स, जैसे कि ह्यूमन सेल होता है ना, ह्यूमन सेल ये बेसिकली क्या करता है, माइटोसिस के थ्रू रेप्लिकेट करता है, ठीक है, माइटोसिस के थ्रू वो डिवाइड करता है और दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली जो वायरस होता है ना वो भी बेसिकली डिवाइड करता है, रेप्लिकेट करता है, सो ये बेसिकली इसकी क्या होगी, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक। देन वी हैव द दे हैव देयर ओन न्यूक्लिक एसिड लाइक आइदर डीएनए और आरएनए, ठीक है। अब बेसिकली जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो लिविंग सेल है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी जानदार जो है, उसका जो लिविंग सेल है ना उसके पास डीएनए होता है, ठीक है, और आरएनए भी होता है। सिमिलरली वायरसेस के भी पास क्या होते हैं, अपना डीएनए होता है या अपना आरएनए होता है एज जीनोम, ठीक है। जीनोम बेसिकली हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ जीन्स को, काफी सारी जीन्स मिलती हैं तो वो बेसिकली जीनोम बनाती हैं। अच्छा, अब ये जीन क्या है, जीन मैंने पहले भी आपको बताया था, जीन बेसिकली हम कहते हैं, सपोज दिस इज द डीएनए थ्रेड, ये क्या है, डीएनए का धागा है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से काट रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने क्या किया, इसका छोटा सा टुकड़ा बाहर निकाल दिया। अब ये छोटा सा जो टुकड़ा है ना, दिस इज द जीन, ठीक है, ये टुकड़ा क्या है, दिस इज द जीन, और काफी सारे जीन क्या करेंगे, ये पूरा डीएनए बना देंगे, ठीक है। सो डीएनए एंड आरएनए को हम जीनोम भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि कलेक्शन ऑफ जीन, क्योंकि जाहिर सी बात है काफी सारी जीन मिलके ही तो पूरा डीएनए स्ट्रैंड या आरएनए स्ट्रैंड बनाती है ना, सो डीएनए एंड आरएनए को हम जीनोम भी कह सकते हैं, ओके। एंड अंडरगो म्यूटेशन, अच्छा बेसिकली म्यूटेशन हम कहते हैं कि जब भी जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोई चेंज आ जाता है ना तो इसे हम कहते हैं म्यूटेशन, ठीक है। सपोज ये बेसिकली डीएनए का धागा है, ठीक है। अब इस डीएनए के धागे में क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गई, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ी सी खराबी हो गई, सो दिस इज द म्यूटेशन, ठीक है। फिर इसे हम क्या कहेंगे, म्यूटेशन। और म्यूटेशन की बेसिकली काफी सारी टाइप्स होती हैं, जैसे कि पॉइंट म्यूटेशन हो गया वगैरह वगैरह। अब थोड़ा और इसे आसान भाषा में समझाया जाए, सो ये मैं क्या कर रहा हूँ, डीएनए का स्ट्रैंड ले रहा हूँ, ठीक है, और हमें पता है कि डीएनए के स्ट्रैंड में काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि सपोज इन न्यूक्लियोटाइड का मैं नाइट्रोजनस बेस ले रहा हूँ, जैसे कि एडेनिन हो गया, यहाँ पे ग्वानिन हो गया, यहाँ पे फिर से एडेनिन हो गया, यहाँ पे साइटोसिन हो गया, ठीक है। सो बेसिकली म्यूटेशन ऐसे भी होती है कि अगर ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है ना, ठीक है, ये तो बेसिकली नाइट्रोजनस बेस है, फिर यहाँ पे राइबोस शुगर भी होगा, ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली इसका फॉस्फेट होगा, ठीक है, और ये पूरा क्या बन जाएगा, ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। सो ये जो पूरा न्यूक्लियोटाइड है ना, अब ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ से चला जाए और इसकी जगह पे कोई और न्यूक्लियोटाइड आ जाए, सो इससे भी बेसिकली हम कहेंगे म्यूटेशन, ठीक है। इससे भी बेसिकली हम कहेंगे म्यूटेशन, के एक न्यूक्लियोटाइड जो है ना वो अपनी जगह से चला जाए
और दूसरा न्यूक्लियोटाइड इसकी जगह पे आ जाए, सो दिस इज द म्यूटेशन, और इस वाली म्यूटेशन को हम कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, सो बेसिकली ये जो म्यूटेशंस होती हैं ना, ये जो डीएनए में जो खराबियां होती हैं, डीएनए में जो चेंजेस होते हैं, वो बेसिकली ह्यूमन सेल्स के अंदर भी होते हैं और ये वायरस के जीनोम के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये म्यूटेशंस। So viral genome determine its functionality and formation of important biomolecules of its own structural importance। ठीक है, अब बेसिकली मुख्तलिफ वायरसेस जो है ना, उनके पास मुख्तलिफ जीनोम होता है। ठीक है, और मुख्तलिफ जीनोम होने की वजह से उनका जो फंक्शन होता है ना, वो भी मुख्तलिफ होता है। ठीक है, कोई वायरस जो है वो जानवरों को अटैक करेगा, कोई वायरस जो है वो इंसानों को अटैक करेगा, और बेसिकली ये क्या करते हैं कि होस्ट के सेल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसको मैनिपुलेट करते हैं और अपने फायदे के लिए प्रोटीन्स बनवाते हैं। ठीक है, उनको हुक्म देते हैं कि भाई हमारी प्रोटीन्स बनाओ। ठीक है, फिर वो जो बेचारा जीनोम है होस्ट सेल का, वो क्या करेगा, बेसिकली इन वायरसेस की प्रोटीन्स बनाएगा। ओके, वायरस आल्सो कंटेन सम प्रोटीन्स व्हिच वर्क एज एंजाइम इन होस्ट सेल। ठीक है, अब बेसिकली वायरसेस के अंदर, ठीक है, सपोज दिस इज अ वायरस, ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं वायरस बना रहा हूँ। अब वायरस के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, दिस इज द प्रोटीन, और हमें पता है एंजाइम जो है ना वो काफी सारे प्रोटीन से बना हुआ होता है, बल्कि एंजाइम बना ही इंटायरली प्रोटीन से होता है। ठीक है, अब जैसे ही ये वायरस होस्ट के अंदर दाखिल होगा ना, ठीक है, जैसे ये वायरस बेसिकली होस्ट के अंदर दाखिल होगा, तो ये वाली जो प्रोटीन है ना, ये बेसिकली एंजाइम के तौर पे बिहेव करेगी इनसाइड द होस्ट सेल। ठीक है, वंस अगेन सपोज दिस इज द वायरस और इसके अंदर ये क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, अब जैसे ही ये वायरस इस सेल के अंदर, इस होस्ट के अंदर दाखिल होगा, तो ये वाली जो प्रोटीन है ना, ये बेसिकली एक्ट करेगी एज एंजाइम। ठीक है, और हमें पता है एंजाइम जो है वो प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। वायरस interact genetically and physiologically with host organism they infect। वायरस interact genetically and physiologically with host organism they infect। ठीक है, अब बेसिकली इन्फेक्शन जो है ना, इन्फेक्शन हम कहते हैं कि जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग के अंदर या किसी भी जानदार के अंदर जब उसकी बॉडी के अंदर इंटर होता है ना, तो उसे बेसिकली हम इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही वायरस जो है वो लिविंग सेल के अंदर दाखिल होगा, तो वो उसके जीन्स के अंदर एक्ट करेगा। ठीक है, होस्ट के जो जीन्स हैं, होस्ट का जो जीनोम है, वहां पे जाके एक्ट करेगा और उसे बोलेगा कि भाई मेरी प्रोटीन्स बनाओ। ओके, सो वायरसेस आर इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, वायरसेस क्या है, इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं। ऑब्लिगेट यानी कि कंप्लीटली, एंड इंट्रासेल्युलर यानी कि सेल के अंदर। ठीक है, अब बेसिकली वायरसेस जो है ना, ये क्या करते हैं, सेल के अंदर दाखिल होते हैं। ठीक है, और बेसिकली उस होस्ट सेल को क्या करते हैं, नुकसान देते हैं। ठीक है, और अपने फायदे के लिए वो प्रोटीन्स भी बनाते हैं। ठीक है, सो इससे बेसिकली हम पैरासाइट कहते हैं कि जो खुद फायदे में हो। ठीक है, खुद यानी कि होस्ट को बोले कि भाई मेरी प्रोटीन्स बनाओ ताकि मैं फायदे में रहूं, और खुद होस्ट क्या क्या करेगा, ये बेसिकली नुकसान करेगा। ओके, एंड अल्ट्रावायलेट रेज कैन हार्म वायरसेस लाइक अदर लिविंग सेल। ठीक है, अब जो अल्ट्रावायलेट रेजेस होती है ना, वो बेसिकली लिविंग सेल्स के अंदर, जैसे कि हम इंसानों के सेल्स के अंदर, वो क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो है ना, ये बेसिकली म्यूटेशन कर देते हैं हम ह्यूमन सेल्स के अंदर। ठीक है, हम ह्यूमन सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है, उस डीएनए में ये अल्ट्रावायलेट रेज क्या कर देते हैं, म्यूटेशन कर देते हैं। सो बेसिकली यही अल्ट्रावायलेट रेज क्या करेंगे, वायरसेस को भी नुकसान करते हैं। ठीक है, जैसे अदर ह्यूमन सेल्स को नुकसान देते हैं ना म्यूटेशन करवा के, वैसे ही ये वायरसेस को भी नुकसान देते हैं। ओके, सो दिस इज आल्सो द लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ द वायरस। वायरस में बिकम इनएक्टिव फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम विदाउट रेप्लिकेशन। ठीक है, अब बेसिकली जब वायरस जो है ना, वो किसी सेल के अंदर दाखिल नहीं होगा ना, तो वो बेसिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, जब भी वायरस होस्ट के अंदर दाखिल नहीं होता, तब तक वो क्या होता है, इनएक्टिव रहता है। ठीक है, इनएक्टिव रहेगा तो वो रेप्लिकेट भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, डिवाइड भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम यानी कि लंबे अरसे तक वो क्या करेगा, डिवाइड नहीं कर पाएगा, अगर वो सेल के अंदर दाखिल नहीं हो रहा है तो। दे लेक सेलुलर ऑर्गेनल्स। ठीक है ना, अब बेसिकली वायरसेस के अंदर जो है वो सेलुलर ऑर्गेनल्स नहीं होते। ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, ये इनके अंदर नहीं पाए जाते।
दे कैन परफॉर्म मेटाबॉलिज्म एंड जनरेट एनर्जी मॉलिक्यूल आइदर। ठीक है, अब इनके अंदर कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता। ठीक है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है ना, कि काफी सारे रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, एनाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, और हम ह्यूमन सेल्स के अंदर बेसिकली एटीपी भी जनरेट होती है। अब चूंकि वायरसेस के अंदर सेलुलर ऑर्गेनल्स नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो इनके अंदर एनर्जी भी जनरेट नहीं होती। ठीक है, इसलिए वायरसेस जो है ना वो ह्यूमन सेल्स के अंदर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ह्यूमन सेल्स पे डिपेंड होते हैं। दे कैन क्रिस्टलाइज एंड स्टोर। अब बेसिकली वायरसेस जो है ना, जब वो सेल्स के अंदर, ह्यूमन सेल्स के अंदर दाखिल नहीं होते, तब वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन हो जाते हैं। ठीक है, वो बेसिकली क्रिस्टलाइज हो जाते हैं और बेसिकली हम उन वायरसेस को स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, और बड़े लंबे अरसे तक हम उनको क्रिस्टलाइज करके स्टोर कर सकते हैं। ओके, they do not express vital activities like respiration, excretion, movement, etc. अब बेसिकली इन वायरसेस के अंदर कोई खास एक्टिविटीज, वाइटल एक्टिविटीज जो है ना वो परफॉर्म नहीं होती। वाइटल यानी कि इंपॉर्टेंट, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन परफॉर्म होती है, इनके अंदर रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं होती। हम ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सक्रीशन परफॉर्म होती है, यानी कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं वो हम ह्यूमन बॉडी से एलिमिनेट आउट होते हैं। ठीक है, निकल जाते हैं, जैसे कि फीसिस हो गए। फीसिस बेसिकली क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। ठीक है, सो उसको बेसिकली बॉडी से निकलना होता है, लेकिन वायरसेस के अंदर कोई भी एक्सक्रीशन नहीं होती। ठीक है, और वायरसेस जो है ना वो बेसिकली खुद से मूव भी नहीं कर सकते। ओके, सो वायरसेस को बेसिकली डिपेंड करना पड़ेगा सेल्स के अंदर, ह्यूमन सेल्स के अंदर डिपेंड होना पड़ेगा, और उसके बाद जाके वो अपनी प्रोटीन्स बनाएंगे। ठीक है, होस्ट के न्यूक्लियस से। सो दे एक्ट एज नॉन लिविंग, नॉन रिएक्टिव पैरासाइट आउटसाइड द सेल। ठीक है, सो बेसिकली आउटसाइड द सेल ये क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, एंड नॉन रिएक्टिव है, यानी कि ये कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके,